अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वाशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात है आपके लिए, नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करनी है। लेकिन सबसे पहले आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करते हैं। मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि संभल कर गुजरना सीखें, वरना आपकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। अब अगर आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी आपको मुश्किल का सामना है, कभी भी ऐसा वक्त है कि वो परेशानी का है, तो उसमें आपका पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है। लाइक आप जितनी पॉजिटिविटी के साथ, जितना संभल के, वो कहते हैं ना फूंक फूंक के कदम रखना, तो वो यहीं के लिए कहा गया है। जितना आप संभल के अपनी ज़िंदगी में स्टेप्स लेंगे तो आप उतने ही कामयाब रहेंगे। आई डोंट एग्री। अगर आप मुश्किलों से नहीं भिड़ेंगे तो आप यू आर नथिंग बेटर देन डेड। वो जिसपे हमारे साबिक वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी जो हैं पीरज़ादा कासिम ने शेर लिखा था, मैं ऐसे शख्स का जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो अगर मुश्किल है और अगर आप उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो बचना एक अलग चीज़ है, संभल के चलना। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुश्किल में ना फैसल बहुत पैनिक कर जाते हैं। यानी आप कहना चाह रही हैं कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल नहीं, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मुश्किल में पैनिक कर जाते हैं, ना उन्हें समझ आती है कि उन्होंने उससे लड़ना कैसे, ना उन्हें समझ आती है कि उन्होंने सब्र आप इसको इस उसमें ले सकते हैं कि सब्र के साथ और पॉजिटिविटी, क्योंकि हर चीज़ में पॉजिटिव होना, हर चीज़ में आपका अच्छा सोचना, ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ है, हम अक्सर ये करते हैं, हम मुश्किलात से ना हम अल्लाह ताला ने अगर कोई हमें परेशानी में मुब्तला किया है, हम उसे ऐसे झुंझला जाते हैं, ऐसे लड़ना शुरू कर देते हैं कि हमें जो बाकी इर्द गिर्द के दरवाजे होते हैं ना वो खुले हुए नजर ही नहीं आते। मतलब अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहा है कि मुश्किल के साथ आसानी है। हमें ये लगता है कि बाद में जाके कहीं आसानी आएगी, तो वो जो मुश्किल है उसके साथ ही कहीं ना कहीं आसानी है। इट्स अप टू यू कि आप उस रास्ते को ढूंढते हैं। दरिया को कूजे में बंद करें तो मुश्किल के साथ, ना कि मुश्किल के बाद। क्या बात है, आगे बढ़ें जी, आगे बिल्कुल। आज के शो में क्या कुछ है। मुल्क भर में मौसम सर्द होते ही गैस का बहरान आपको पता है कि शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अब पेशावर में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है, कोयटा में गैस तो गायब ही है, लाहौर या कराची हर जगह गैस न होने से शहरियों को परेशानी का सामना तो है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अच्छा जी, अच्छी खबरें ये हैं कि डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। वैसे मुझे कई अच्छी खबर इसलिए नहीं लगती फैसल के ज़खायर तो और भी बड़े दरियाफ्त, इससे पहले भी दरियाफ्त। आपने क्या कर लिया भाई, क्या उखाड़ लिया? दरियाफ्त होने का ये मतलब थोड़ी है कि दरियाफ्त हो गए। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि आपने उन पर अमली तौर पे क्या काम किया। अच्छा जी, इसके अलावा रूस भी पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर आमादा हो गया। देखिए हमारे यहाँ गैस के सबसे बड़े ज़खायर मौजूद है, उसके बावजूद हम क्या करते हैं, हम ये कर रहे हैं कि जी रूस हमें गैस फराहम करे बजाय इसके कि हम खुद कोई काम करें। आज प्रोग्राम में तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके अलावा लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी, हम सबको पता है कि लाहौर में स्मोक का राज है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि स्मोक के खात्मे के लिए हमें लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। यानी कि सारे शहर को रात जल्दी सो जाना चाहिए, थिएटर्स लेट नाइट तक चलते हैं जिसकी वजह से लोग लेट ऑफिस आते हैं। तो अदालत ने स्मोक के तदारुक के लिए तालीमी इदारे मज़ीद 7 रोज़ बंद रखने का हुक्म भी दे दिया है। क्या ओवरनाइट हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे और हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है क्या वो तब्दील हो पाएंगी? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, एक मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम लाहौर की वेदर की कंडीशन देखें तो ना सिर्फ रात बल्कि दिन में भी फैसल वहाँ स्मॉग होती है। तो आप अपना दिन का लाइफस्टाइल कैसे बदलेंगे? लाइक अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं, अगर आप इवन 12-1 बजे तक भी अगर आप लाहौर में अपने किसी रिलेटिव से बात करें तो वो आपको बाकायदा दिखा रहे होते कि अभी तक आपको दूर दूर कोई चीज़ ही नज़र आ रही है। 12 और 1 बजे के वक्त का मैं आपको बता रही हूँ। तो किस तरह आई थिंक शायद लाइफस्टाइल चेंज करना एक शायद इसका छोटा सा हल हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट को इस पर सोचना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे हम ज़रा बढ़ते हैं और क्रिकेट पर बात करते हैं। कराची टेस्ट में न्यूजीलैंड आज तीसरे दिन के खेल का आगाज़ करेगा। कीवी टीम ने पाकिस्तान के 438 रन के जवाब में बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए हैं। हम खुश हो रहे थे कि जी हमने कितनी तगड़ी बैटिंग किया, फिर न्यूजीलैंड आया और उसने बताया कि प्यारे बच्चों कीवी क्या है, कीवी एक दरिंदा है। और जिस तरीके से कल उसने तबाही और बर्बादी फैली है, ख़ास तौर पे डेविड कॉनवॉय ने, टॉम लेसम ने कमाल कर दिया है। बट लेट्स सी कि तीसरे दिन का विकेट जो है वो कैसा बिहेव करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। अर्जेंटीना की फ़ुटबॉल टीम ने पाकिस्तान हॉकी टीम से टिप्स लेकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अगर आपको ये बात मजाक लग रही है तो आधा मजाक है और आधा सच। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त किया तो ऐसा नहीं है, पीछे बीते ज़मानों में ऐसा हुआ ज़रूर था, जो कि इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि हमारी हॉकी टीम कितनी शानदार, कितनी ज़बरदस्त हुआ करती थी। अगर कोई अभी ये समझे कि कोई अर्जेंटीना के कोच जो हैं उन्होंने
इस वक्त की हॉकी टीम से आगे कुछ सीखा होगा तो वो उल्टा जो है वो भूल गए होंगे, जो उनका। लेकिन ये कब हुआ था, ये कौन सी सदी में हुआ था और उस वक्त हमारी हॉकी कहाँ मौजूद थी, इसके हवाले से भी आपको शो में बताएंगे। अच्छा जी, इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे बालों की माइक्रोग्राफ टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये दूसरी टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की मैं ये गलत फहमी दूर कर दूँ कि हम ये कहते हैं जी कि अगर आप बालों पर किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लाइक PRP करवा रहे हैं व्हाटएवर कुछ भी, तो आपके बाल वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे बाल वीक नहीं होते। आपके सर पे जो पैचेस पड़ जाते हैं, कहीं से डेंड्रफ की वजह से बाल उतर जाते हैं। ये बहुत सारी ख़वातीन को हार्मोन्स की वजह से ये इशू होता है कि उनके सर में ना बिल्कुल पैच बना, ये गंजापन, या आप इस वक्त स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो ये वहाँ पर ऐसे चीज़ें जो है, ऐसी नीडलिंग होती है जिससे आपके बाल दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, वो ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं। अच्छा जी, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर आज हमने डिस्कशन करने, लेकिन सबसे पहले ज़रा अवामी मसले की बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा मसला है, हम भी इसको फेस करें। हमारे घर में भी खाना नहीं पक रहा, डेली बेसिस पे बाहर से रोटी आती है, बाहर से सालन आता है क्योंकि गैस नहीं आ रही है। कराची में गैस का बहरान रोज़ ब रोज़ संगीन होता जा रहा है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने बल्दिया कॉलोनी के इलाके में जो मकीन हैं उनकी हालत ज़ार देखी। क्या कुछ उन्होंने देखा, मतलब लोग किस तरह से गुजर बसर करें, ज़रा आपको हम दिखाते हैं। कराची कभी रोशनियों का शहर था, लेकिन लगता है कि अभी ये मसाइल का शहर बन चुका है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का बहरान शिद्दत के साथ बरकरार है। मैं मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में और हम यहाँ मालूम करेंगे लोगों से कि वो गैस के बगैर गुजारा किस तरह करते हैं। बल्दिया टाउन की एक गली है जहाँ पर लकड़ियों पे खाना बन रहा है और यहाँ चाय बना रही है बाजी। इनसे हम मालूम करेंगे ये चाय कितनी देर में बन जाएगी। आप आधा घंटा लगेगा। क्यों, आपके यहाँ भी गैस नहीं आ रही? बिल्कुल ठंडी बर्फ पड़ी हुई है, आ ही नहीं रही बिल्कुल। खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, चाय बन रही है, हर चीज हमारी गली में ही बन रही है क्योंकि हमारे घर इतना छोटा है कि हम अंदर नहीं जला सकते लकड़ियाँ। लकड़ी पे आप खाना पका रहे हैं, वजह क्या है? आपके यहाँ भी गैस का मसला है? गैस नहीं है, कहीं भी गैस नहीं भाई। 15 दिन से रखवा रहे हैं, दुकान हाल तुम्हारे सामने। गैस का बिल आता है, गैस नहीं आती, समझ में नहीं आता ये क्या है। सिलेंडर यूज करते हो और क्या करे भाई, लकड़ी भी नहीं मिल रही जलाने के लिए, अब क्या करे इंसान। एक तो आमदनी नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। सिलेंडर हमको डर लगता है भाई, बच्चों वाला घर है तो हर घर, हर गली, हर रोड, गली वाले सब परेशान है। छठी जमात की तालिबा कायनात गवर्नर कामरान टिसोरी साहब से कुछ कहना चाहती है। कायनात, क्या कहोगी बेटा? गवर्नर अंकल प्लीज हमें गैस दे दे, गैस की हमें बहुत जरूरत है, सर्दी है, हम लोग गैस के लिए बहुत परेशान हैं। 210 रुपए किलो पे हम यहाँ भरवाते हैं गैस। हम खुद भूखे रहते, हमारे बच्चे भूखे रहते, कैसे मेहमान को खिलाएंगे। कल भी हमने कंप्लेन की, कल भी हमने दरख्वास्त भिजाई, पूरे मोहल्ले की हमने दरख्वास्तें दी, साइन की, एप्लीकेशन दी, सब कुछ किया। कहा कल आएंगे, आज तक तो कोई नहीं आया। तकलीफ तो इतनी है कि पूछा हुआ, जो हमारे आता भी है ना महाना, वो भी हमारा माना इसी में ही जाता है, गैस और बत्ती के बिलों में ही जाता है। लगता है कि बल्दिया टाउन में आज से 50 साल पहले का दौर वापस आ चुका है। कहीं मिट्टी का तेल का चूल्हा, कहीं सिलेंडर और कहीं लकड़ियों पे खाना पक रहा है। जब लोगों से पूछा जाए तो यही कहते हैं कि मेहमानों को बुला नहीं सकते क्योंकि घर में खाना बनने की नौबत ही नहीं आ पाती। लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हुकूमत हमारी परेशानी दूर करे, लेकिन लगता ऐसा है कि शायद हुकूमत तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो भाई एक तरफ तो मुल्क में गैस का मसला हम देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है कि डेरा इस्माइल खान में तेल और गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। यौमिया 39.12 MMCFD गैस और 1840 बैरल तेल हासिल होगा। पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक रवां साल तेल और गैस की ये 15वीं दरियाफ्त है। एक और बड़ी खबर आपको देंगे कि रूस भी पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर आमादा हो गया है। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने बताया है कि तवील मुद्दती मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वस्त एशिया या ईरान के जरिए गैस फराहम कर सकते हैं, which is very good। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। आपने इसमें जो सबसे कलीदी पॉइंट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे कलीदी पॉइंट है वो ये है लॉन्ग टर्म, तवील मुद्दती, क्योंकि कल जो बात हुई है ना, रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है अलेक्जेंडर नोवाक,
तो उन्होंने पहले ये कहा है कि जी पहले हम यूरोपियन कंट्रीज को देंगे गैस थ्रू द यमल यूरोप पाइपलाइन। जो उनका स्टेटमेंट है वो ये है, इट कैन ऑल्सो सेंड सप्लाईज टू पाकिस्तान और अफगानिस्तान लॉन्ग टर्म, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान में भी लॉन्ग टर्म। लेकिन पता है बात क्या है, ये जो जंग थी रशिया और यूक्रेन की, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैम्पर हो गई थी। नाउ द थिंग इज़ कि एटलीस्ट रशिया आमादा हुआ है यूरोप को और दीगर ममालिक को गैस फराहम करने में। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव जाना शुरू होगा, और जब परसेप्शन पॉजिटिव जाना शुरू होगा तो फिर हो सकता है कि कीमतें जो है वो कम होना शुरू हो। दिस इज़ अ गुड साइन, लेकिन देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा इफेक्ट डालता है और कितनी जल्दी इफेक्ट अच्छा फैसल, इसमें एक चीज़ ये भी है, देखिए हम लोग हमेशा हर साल बात करते हैं जी कि फ़लानी चीज़ हम बेहतर करेंगे, फ़लानी चीज़ हम बेहतर करेंगे। ये अभी तक का 15वां ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है, बट फिर वही बात है कि हर साल हमें एक ही चीज़ देखो मैं पता है ज़ख़ीरा दरियाफ्त होना इज इन इटसेल्फ अ गुड थिंग, लेकिन उसके बाद काम होना ये अमल में लाना ये एक अलग हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले प्रोग्राम्स में कि हम ज़रा इस पे बात करें कि अगर कोई चीज़ दरियाफ्त होती है उसके बाद उसको फाइनल दरियाफ्त से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक आने में टाइम कितना लगता है। लेकिन अभी ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। मेडिकल की जदीद ट्रीटमेंट है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़रिए किन चीज़ों का इलाज किया जा सकता है, और जब रेडियोलॉजी मेरे जहन में आता है या कई लोगों के जहन में आता है तो बड़ा उनके जहन में कोई नेगेटिव सी चीज़ चली जाती है। लेकिन लेट्स किल दिस मिथ। डॉक्टर इरफान अमजद लुत्फ़ी साहब रेडियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। सर ये क्या है रेडियोलॉजी? तो वी नो थोड़ा बहुत हमें पता है, लेकिन अब इसमें जैसे कि दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, जिद्दत आती जा रही है, ये रेडियोलॉजी की कौन सी फॉर्म है, हाउ बेनिफिशियल इट इज़? देखिए रेडियोलॉजी अभी तक अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो दो तरह की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, एक लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन, एक रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। रेडियोलॉजी स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये तमाम रेडियोलॉजी फील्ड है। अब रेडियोलॉजी जो है इन्वेसिव रेडियोलॉजी हो गई, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी हो गई, इसकी सुपर स्पेशलिटी है। अच्छा। तो रेडियोलॉजी क्योंकि इमेजिंग करती है बॉडी की, हेड टू टो इमेजिंग करती है, तो उसकी एनाटॉमिकल ओरिएंटेशन बहुत अच्छी होती है। तो अब ये जब से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल सर्जरी ईजाद हुई है ताकि लोगों का पेट ना काटा जाए, सिर्फ अंदर कैमरा ले जा के सर्जरी की जाए, तो अब सारी जगहों पे ऐसी ट्रीटमेंट की जा रही है जिसमें कम से कम इंसिजन दिया जाए। अच्छा। तो इसको सिंगल प्रेक से, निडल प्रेक के ज़रिए वेन और आर्टरी के अंदर जाकर ट्रीटमेंट करते हैं। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने हमेशा जैसे फैसले में एक मिथ है कि ख़तरा, हमें लगता है कि यार ये तो एक ख़तरा है कि आप रेडियोलॉजी के थ्रू अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इससे बेहतर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट पे चले जाएंगे, आप अपने आप को कट शट लगवा लें। कुछ लोगों की मिथ है कि यार ये एक अच्छा वो है ट्रीटमेंट आपका ना। मैं चाहूँगी कि इस मिथ को थोड़ा सा आप जो है ना लोगों का कॉन्सेप्ट वो करें कि नहीं ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, आप रेडियोलॉजी के थ्रू भी अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए उतना ही बेहतर है। देखिए लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स का, जिनको नॉलेज नहीं है उनका कॉन्सेप्ट है। रेडिएशंस एक हैज़र्डस चीज़ है। रेडिएशन आपको एक्सरे बीम जो है, एक्सरे बेसिकली बॉडी में नुकसान करते हैं, और जिन चीज़ों में भी एक्सरेज होते हैं वो बॉडी को नुकसान करते हैं। मगर मतलब आप कोई भी एक्सरे करवा रहे हैं आपकी बॉडी को नुकसान है? हाँ, नुकसान पहुंचता है। अच्छा। मगर एक सर्टेन हद तक, मगर मेडिकल इमेजिंग बॉडी बोन पेनिट्रेट कर रही है ना वो रेस, नहीं पूरी बॉडी में जाती है ना, तो सॉफ्ट टिश्यू में भी जाती है, बोन्स में भी जाती है। अच्छा। तो मगर पेनिट्रेट भी होती है, निकल भी जाती है। ठीक है। तो अगर डायग्नोस्टिक इमेजिंग कर रहे हैं तो वो इतना नुकसान नहीं पहुँचाती। अगर आप मुस्तकिल रेडिएशन में एक्सपोज हो रहे हैं रोज़ाना जाके, तो वो आपकी स्किन को भी नुकसान पहुँचाएगी, बॉडी को भी, और लॉन्ग टर्म में कैंसर भी हो जाता है उससे। अच्छा। तो रेडियोलॉजिस्ट जितनी भी इमेजिंग करता है हर रोज़ रेडिएशन से एक्सपोज होता है, उसके पास गैजेट्स होते हैं, लेड्स होते हैं, तो लेड से बीम क्रॉस नहीं होती, लेड एप्रन्स होते हैं, लेड गॉगल्स होते हैं, तो लेड कैप होते हैं, इस तरह से, तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता। ये तो आपने बता दिया कि किस तरीके से इसको किया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ये कितनी ज़्यादा मुतारिफ हो चुकी है, पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी से कैसे फ़ायदा उठाया जा रहा है, और हम कहाँ हैं इस वक्त, किस स्टेप पे? देखिए हम कहीं पर भी रेडियोलॉजी में या इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में पीछे नहीं है। हमारे पास रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, क्योंकि बहुत से जगहों पे समझे कि 90% पाकिस्तान में पैसा जो खर्च होता है वो पेशेंट अपनी जेब से देता है जी। और बाहर मुल्कों में ऐसा नहीं, तो बाहर में इंश्योरेंस होती है। तो हर 3 महीने बाद 6 महीने ज़रा सा पेन हुआ तो चला गया, क्योंकि इंश्योरेंस कवर्ड है तो कोई इशू नहीं होता।
हमारे पास जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी थोड़ी एक्सपेंसिव है। अब जैसे मैं एक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी फालिज का इलाज करता हूँ, यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइज करता हूँ, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, लीवर ट्यूमर को विदाउट सर्जरी, यानी लीवर की सर्जरी जो है पहले ओपन होकर होती थी और उसके लिए 15 से 20 दिन पेशेंट को लेटना पड़ता था। अब आप जाके अल्ट्रासाउंड की मदद से उसके अंदर निडल डालें और उस ट्यूमर को बर्न कर देते हैं। हाँ, इनकॉन्शियस सिडेशन में ही, यानी पेशेंट भी कॉन्शियस सिडेट होता है और सम टाइम जिए देना पड़ता है। तो ये 30 मिनट्स का प्रोसीजर है, पेशेंट सेम डे घर चला जाता है। तो अब सारी इन्वेस्टिगेशन इस तरह से हो गई है कि की होल हो गया, मतलब कोई भी निशान नहीं आया बॉडी पे। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी ज़रा आप ये भी बताएं कि थ्रू रेडियोलॉजी आप कौन कौन सी ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज कर सकते हैं? देखिए, आप बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, मैं चाहती हूँ आप भी लिस्ट बताएं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है तकरीबन 90-95 प्रोसीजर्स ऑन करती है। अच्छा। स्टार्टिंग फ्रॉम दी हेड में अगर कोई क्लॉट, अक्सर तो ना लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ क्लॉट है। हाँ, अच्छा, उसका भी ट्रीटमेंट ब्रेन में अगर क्लॉट आ जाए और पेशेंट अगर 6 घंटे के अंदर हमारे पास पहुंच जाए, फालिज का मतलब है कि सडन लॉस ऑफ पावर ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, वन साइड ऑफ द बॉडी। अगर ऐसा पेशेंट 6 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाए तो हम उसकी दिमाग की शरीयान से ब्लड क्लॉट को निकाल लेते हैं और पेशेंट रिवर्स हो जाता है, यानी फालिज के साथ जब आता है हाथ भी मूव नहीं करता और 6 घंटे बाद या सेकंड डे पेशेंट पूरा हाथ मूव कर रहा होता है, टांग मूव कर रहा होता है। तो हमने बहुत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज में ये पेशेंट किए हैं, तकरीबन 100 पेशेंट कर चुके हैं हम सक्सेसफुल। एंड इट्स अ सक्सेस। हाँ, 100% सक्सेस है माशाल्लाह। ये अच्छा, ये देखने वालों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अभी भी इस दौर में भी ये समझते हैं कि अगर कोई फालिज हो जाए या कोई इस तरह की चीज़ हो जाए तो वो कितनी ज़्यादा, एक तो वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब के बचा लेती है इंसानी जान, लेकिन ये जो आपने बात की कि रिवर्स बैक टू द लाइफ, दैट्स एन एब्सोल्यूट ज़बरदस्त। क्योंकि फालिज ज़्यादातर होता है 40 से 50 से 60 साल की उम्र में। ये जो एज होती है किसी भी फैमिली में जो आदमी या औरत काम कर रही होती है उसका ब्रेड एंड बटर यही होता है कि इसी से पूरी फैमिली चल रही होती है। और अगर ऐसा आदमी जो 40-50 साल की उम्र में फालिज जाए तो आप समझें कि पूरी सोशल लाइफ तबाह हो जाती है उसकी। ना वो जॉब में रहता है और अर्न कहाँ से करेगा, 3 बच्चे हैं कहाँ से अर्न करेगा, तो ये बड़ा मसला है। तो ये विंडो टाइम समझने की ज़रूरत है। अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है पाकिस्तान में कि किसी को फालिज हो जाए कहाँ पर इलाज होता है। दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, छोटे हॉस्पिटल में 6 आवर्स का विंडो टाइम है। 6 आवर्स के बाद अगर पहुँचेंगे तो ब्रेन हमेशा के लिए डेड हो जाता है। तो इसलिए 6 घंटे के अंदर पहुँचेंगे तब फ़ायदा होगा। और कहाँ इलाज होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, सही है सर। ये तो आपने एक ट्रीटमेंट बताया ना। हाँ, मैं जी, आप उसके बाद अगर दिमाग के अंदर नस फूल जाए, जिसको एनेरिज्म बोलते हैं, वो एनेरिज्म फट जाता है और दिमाग में ब्लीड, हमने सुना का अक्सर कि इनके दिमाग में ब्लीड हो गया, हेमरेज हो गया। तो हेमरेज अगर हो जाए तो उस एनेरिज्म के अंदर हम यहाँ से जाके ग्रोइन से जाके अंदर नसों के जरिए ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन में जाकर कॉइल कर देते हैं उसको। पहले ये ओपन सर्जरी होती थी, हेड को कैलवेरियम को सर को काट के सर खोल के और सर्जरी करते हैं। उसमें रिस्क फैक्टर था, फालिज का था। अब हम एंजियोग्राफी के ज़रिए उसके अंदर जाके कॉइल डाल देते हैं और वो एनेरिज्म बंद हो जाता है। इस तरह से फ्लो डायवर्टर्स हैं, ब्रॉड नेक एनेरिज्म में एक ट्यूब डाल देते हैं जो कि फ्लो को रीडायरेक्ट कर देती है। ठीक है। फिर कैरोटिड आ जाए, गर्दन की नसें अक्सर बंद हो जाती हैं, जिनसे फालिज हो जाता है। तो हम इंटरवेंशन के जरिए जाके इस नसों को खोल देते हैं, बलून प्लास्टिक करते हैं, उसमें स्टेंट डाल देते हैं, तो जो नस बंद होती है वो खुल जाती है। तो ये सारे प्रोसीजर समझेंगे अगर देखें तो आप आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर हो जाते हैं। जो पहले ज़माने में इनकी बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी और पेशेंट उसमें मर भी जाते थे। उसके बाद अगर किसी को हेमोप्टाइसिस हो रहा है, बलगम में खून आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसकी नसों को भी एंजियोग्राफी के ज़रिए बंद कर सकते हैं आप। जो टीबी के पेशेंट में अक्सर होता है कि उसमें हेमोप्टाइसिस होता है। इसके अलावा आप आ जाएँ बायोप्सीज़ के लिए, लंग ट्यूमर्स के लिए। अगर लंग ट्यूमर्स होते हैं तो पहले सर्जरी होती थी उसकी। अब आप जाकर लंग ट्यूमर को अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइड की वजह से निडल जाके उसके अंदर बर्न करना, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन बोलते हैं, माइक्रोवेव एब्लेशन बोलते हैं। बहुत से मेथड्स हैं। इस तरह से एओर्टा है जो दिल से बड़ी शरीयान निकलती है, जो इतनी मोटी होती है, उसमें पहले सर्जरी होती थी। अब वो सर्जरी लाइफ थ्रेटनिंग होती थी। अब उस सर्जरी का भी इलाज ये आ गया कि आप बग़ैर पेशेंट को बेहोश किए और उसकी सर्जरी कर दें, यहाँ से जाके उसके एओर्टा के अंदर ग्राफ्ट लगा दें तो वो बच जाती जान। और जो वाल्व्स बंद होते हैं, हाँ, कार्डिक वाल्व बंद, तो उसकी सर्जरी भी परक्यूटेनियस होती है। इनको परक्यूटेनियस यानी कि ऊपर से करते हैं, खोलना नहीं पड़ता। इसके अलावा सबक्यूटेनियस नहीं होती। हाँ, ठीक। उसके अलावा एब्डोमेन है, बॉडी का ऑर्गन है, उसके लीवर ट्यूमर्स हैं, किडनी ट्यूमर्स हैं, आर्टरी वीनस मालफॉर्मेशन है, आर्टरी और वेंस का गुच्छा बन जाता है जो कि बाद में ब्लीड कर जाता है, जानलेवा होता है, उसको हम बंद कर देते हैं। तो यू नेम इट, मतलब आप डॉक्टर साहब ये जो आपने एक अभी बात की थी अबाउट द ट्यूमर,
आप कोई भी ट्यूमर हो तो रेडियोलॉजी से हो सकता है, या फिर उसमें आप देखते हैं कि जी ये मैलिग्नेंट है तो उसको ना करें, इसमें ज़रा बताइए। जो ट्यूमर्स मैलिग्नेंट होते हैं उन्हीं को अप्रोच किया जाता है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर को अप्रोच नहीं किया जाता, क्योंकि वो नुकसानदेह नहीं होता है। मैलिग्नेंसी जो होता है बढ़ती रहती तो आखिर में वो बिल्कुल एंड कर देती है, तो इसलिए उन ट्यूमर्स को अप्रोच किया जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसमें यह है कि जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं, आपने सुना होगा कि डायबिटिक फुट हो गया, पाँव सड़ने लगा, उसमें जख्म पड़ गया, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास या उनके पास जाए तो उसकी एम्पुटेशन करते हैं, टांग काट देते हैं। हम उस टांग को कटने नहीं देते, हम उस टांग की नसें खोल के उसको दोबारा कारआमद कर देते हैं, इसको लिम्ब सैल्वेज बोलते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी है कि लोग चले कि भाई चीज़ें बड़ी बदल गई हैं, जिद्दत आ गई है चीज़ों में। आप सिर्फ ये ना समझे कि अगर आपकी बॉडी पे कट लग रहा है, खून निकल रहा है, तभी आपका ट्रीटमेंट होगा। इसके बगैर भी आपका जो अगर कोई मेजर इशू है उसका ट्रीटमेंट हो सकता है थ्रू रेडियोलॉजी। कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो इस चीज़ को सच बहुत से लोग कर दिखाते हैं। एक बार फिर इस चीज़ को सच कर दिखाया लाहौर की एक फैमिली ने। अब इन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी पर, ठीक है, अभी आप कह रही थी कि यहाँ से वहाँ जाना इतना महाल हो रहा है। हाँ। ये देखें इन्होंने गाड़ी पर, अच्छा यहाँ से वहाँ जाना इतना महाल हो रहा है, आप पूरी पीछे की स्टोरी बताइए ना। नहीं, मैं बताती हूँ। सॉरी, नहीं, 5000 मील का सफर तय किया है, 5000 माइल्स उसका सफर तय किया है। 18 दिनों में ये लाहौर पहुंचे हैं जी। कहाँ से पहुंचे हैं? 12 ममालिक से होते हुए बागों के शहर जो हैं ये पहुंचे हैं। और इस फैमिली से तो पहले आयशा अता मिलवा रही हैं, फिर शो में इनसे बात भी करेंगे। आज मैं आपकी मुलाकात फैमिली के साथ करवाने जा रही हूं, जो 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके लंदन से लाहौर पहुंचे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि ये बाय रोड जो है वो लाहौर पहुंचे हैं। इनका ये सफ़र कैसा गुजरा, आइए इन्हीं से जानते हैं। गाड़ी मेरी 2004 की है। सफ़र किया था मैंने अपनी वाइफ के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ। कल्चर्स, डिफरेंट फूड और हर चीज़ देखते हुए गए हैं। खाने पीने के लिहाज से भी हमें कोई ट्रबल नहीं हुआ। इसको हॉलीडेज़ पैकेज के तौर पे लिया और बहुत रिलैक्स और अच्छी अच्छी जगहों पे स्टे करते हुए बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में से गुज़रे, और स्पेशली टर्की एंड ईरान। जाते हो आप एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हो, आप उधर ही रहते हो, उधर आप एक्सप्लोर करते हो, लेकिन एक आपका लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है। तो रोड ट्रिप में इस तरह ट्रैवल करने से आप बहुत से एरियाज़ को एक डिफरेंट तरीके से देख सकते हो। एक पासपोर्ट है गाड़ी का, उसके तहत इस गाड़ी को लाजमी तौर पे वापस जाना चाहिए जिस कंट्री से वो इशू हुआ। तो ये गाड़ी की जो वो कह लें लिमिट है वो 12 जनवरी तक है। 12 जनवरी तक इसको यूके वापस पहुंचना चाहिए। तो हम इसी पे ही ट्रैवल करके इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में शुरू करेंगे, ताकि हम सेफली 12 जनवरी से पहले वहाँ पहुँच जाएँ। चलें जी, ये हमने आपको दिखाया। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मुझे अभी भी फैसल की बात का जवाब देना है कि मैंने फैसल से कहा था मेरे लिए ट्रैवल करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस लाहौर में स्मॉग बहुत ज़्यादा है। अब जवाब दे दिया, तसल्ली आ गया। अच्छा जी, अब हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है जाफ़र मोहम्मद, इसके अलावा रिजवाना जामी, जिन्होंने 5000 मील का सफ़र तय किया गाड़ी पर। खैर, अब हम इनसे जानते हैं कि जो सफ़र तय किया है इसमें कितना खर्चा आया, कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया, क्योंकि आप दोनों से इंस्पायर होकर अब बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि हम लोग जो है वो इस तरह का सफ़र करें। सो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जाफ़र साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। मुझे ज़रा बताएं कि कितना पेट्रोल इस्तेमाल किया और ये सफ़र क्या आसान था, मुश्किल था? कहाँ से होते हुए आप आखिरकार जिंदा दिलाने लाहौर पहुँचे? वालेकुम सलाम। ये पेट्रोल वाइज हमने जो है 830 लीटर्स यूज़ किया है। और ये डोर टू डोर था। और जब इसको हमने कैलकुलेशन की तो पाउंड्स में 787 पाउंड्स का पेट्रोल यूज़ हुआ। तो कंट्रीज़ वाइज हम 12 मुल्कों से गुजरे। पहले जब हम यूके से निकले हैं तो फर्स्ट एंट्री हमारी फ्रांस में हुई है। उसके बाद हम गए बेल्जियम, उसके बाद नेदरलैंड्स से हम गए जर्मनी, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के बाद स्लोवेनिया, फिर क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गारिया, टर्की, ईरान और फिर हम पाकिस्तान में एंट्री किया।
सर ये जो आपने मुझे बताया तखमीना 800 पाउंड्स आपका फ्यूल में लगा, दैट्स यानी कि आना जाना या एक साइड का? ये सिर्फ वन वे है। वन वे, ओके, अच्छा। और सर 18 दिन में आपने ये पूरा किया है? हमने 3 नाइट्स एम्स्टर्डम में स्टे किए। ठीक है। और हमने 2 डेज़, एक दिन टर्की में कोई ड्राइविंग नहीं की और एक दिन ईरान में कोई ड्राइविंग नहीं की। तो एक्चुअल रोड टाइम जो है वो 13 डेज़ का है। 13 डेज़। तो पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से मैं अगर ये कन्वर्ट मैंने किया है तो 2,20,000 रुपये बन रहे हैं एक साइड के। अगर आज जाके आप टिकट चेक करें एक जगह से दूसरी जगह का, तो 1.5 लाख से कम तो सर टिकट नहीं है फ़िज़ाई। तो एक तो आपने माशाल्लाह कमाल यहाँ पे जो है वो बचत की है। एंड अगर मैं इसको डेली भी, मैं ज़रा डेली भी कैलकुलेट करता हूँ, तब तक आप ज़रा अगला सवाल करें। अच्छा रिजवाना साहब, मुझे ये बताएं कि कौन कौन था फैमिली में मौजूद? इस एक गाड़ी में इजीली एडजस्ट हो गए आप लोग? कितने लोग थे जिन्होंने सफ़र किया? हम टोटल 4 लोग थे। अच्छा। मेरे हस्बैंड और जाफ़र और इसकी वाइफ इशम जो मेरी बेटी है। ठीक है। तो थ्रू आउट हम 4 ही रहे हैं इसमें। अच्छा, और ये बताएं मैम कि ये ख़र्चा इक्वली चारों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है? वरना होता ये है कि अगर 2 फैमिलीज़ आ रही हैं तो उनके सरबराहान इन्हें पे करना होता है। तो यहाँ भी मेरे ख्याल से यही हुआ होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जब आपने ये सफ़र शुरू किया उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? और बहुत सारे लोग ये जानने में बड़े इंटरेस्टेड होंगे कि यहाँ एक मुल्क से दूसरे मुल्क का वीज़ा इतनी मुश्किल से मिलता है। हाँ। सर, जब आप बाय रोड ट्रैवल, हमने अपने प्लेटफॉर्म से जो बाइकर्स होते हैं उनसे भी इंटरव्यू किया, मेरा उनसे ये सवाल होता है, ये मुल्क से मुल्क तक का वीज़ा अप्लाई करना, ये कैसे तमाम तर मामला करते हैं आप लोग, ये बताइए। ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स को टर्की तक वीज़ा नहीं चाहिए। ओके, सही है। तो पहले टर्की का था ऑनलाइन, अब वो भी मतलब वीज़ा वेव हो गया है। अच्छा। तो हमारे केस में सिर्फ ईरान का वीज़ा में ऑब्टेन करना था, और जो गाड़ी का ड्राइवर है उसको पाकिस्तान का भी वीज़ा ऑब्टेन करना था, क्योंकि जो ड्राइवर है वो पाकिस्तानी, वो बेसिकली फॉरेन नेशनल होना चाहिए गाड़ी अंदर लाने के लिए। अच्छा, ऑल राइट। चले, एक चीज़, हाँ, हम तो एज अ पाकिस्तानी सोचते हैं ना, हमारे पासपोर्ट की सर अल्हम्दुलिल्लाह वर्थ ऐसी कि हमें बार बार सोचना पड़ता है, यार मैं इस मुल्क का लगाऊंगा तो मुझे इतने दिन करने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग। अच्छा रिजवाना साहिबा, मुझे ये बताएं, क्योंकि अमूमन ख़वातीन को दौरान सफ़र थोड़ा ही होता है कि यार इतना लंबा सफ़र है, नहीं हो सकता, मतलब अमूमन जो है ख़वातीन बचती हैं ज़्यादा सफ़र करने से। तो क्या इस तरह की किसी परेशानी का, या फिर आप की तरफ से ये आइडिया दिया गया था? ये आइडिया बेसिकली चारों लोगों में से था किसका कि बाय रोड हमने सफ़र करना है? बाय रोड सफ़र का आइडिया बेसिकली तो जाफ़र का था। अच्छा। और ये पहले भी एक कर चुका है। अच्छा। फिर ईशम मेरी बेटी भी ऑब्वियसली वो भी तैयार हो गई। इन्होंने फिर हमसे पूछा, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम वैसे ही काफ़ी टूरिस्ट हैं, हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जाते ही रहते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। सही। तो हमारे लिए तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम फैमिली के साथ ट्रैवल करेंगे। सही। एग्जैक्ट। इस तरह से आइडिया इनका था, हम फौरी तौर पे तैयार हो गए और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं हुई। मैं यही कहूँगी कि ये बहुत ही हमारा ज़बरदस्त ट्रिप था इस एंगल से कि हैसल फ्री था। मैंने और जामी ने बहुत इंजॉय किया। हमें अपने बच्चों पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी का यूज़ और बहुत सारी चीज़ें इतनी क्विक और अच्छी करती हैं, और इन्होंने कहाँ कहाँ स्टे करना है, क्या फूड लेना है, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली हमने एंजॉय की थ्रू आउट। मैम, यही होना, यही चाहिए कि आप विदाउट प्लानिंग अगर जाएंगे तो मसले मसाइल होंगे, बट अगर आप प्लान के साथ जाएंगे तो। अच्छा जाफ़र भाई, मैं तो चाहूँगा कि कोई एक ऐसा मेमोरेबल वाक़या जो हुआ हो, और क्योंकि वक्त की कमी है मैं चाहूँगा मुख्तसरन ये भी बताइएगा, इस तरह के जब सफ़र शुरू करते हैं, व्हाट आर द की थिंग्स जो आपको पहले से अपने जहन में या अपनी गाड़ी में रखनी होती है इतने लंबे सफ़र के लिए, क्योंकि आपको कंट्री टू कंट्री आपने ट्रैवल किया है, वेदर में मुख्तलिफ मिला होगा। हमने मेनली समर में ट्रैवल किया है, तो वेदर काफ़ी अच्छा रहा था। गाड़ी में आपको करेंसी जो है रखना ज़रूरी है, क्योंकि स्पेशली ईरान में जो कार्ड्स होते हैं दूसरे मुल्क के, वीज़ा, मास्टर कार्ड, वो ईरान में नहीं चलते, उनका अपना ही सिस्टम है।
तो मेनली US डॉलर्स और यूरोस साथ होने चाहिए आपके, और खाने पीने की इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको कोई डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आप तब तक कर लें। सही सही ठीक। और जाफर भाई आखिर में सिर्फ ये बता जाएं कि आपका ट्रैवल टाइम कितना होता था? लाइक बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं ना कि बस ट्रैवल ही करते रहे, घूमा क्या, तो आपने इस चीज़ को कैसे मैनेज किया कि मुझे कितनी देर गाड़ी चलाई, कितनी देर घूमा? हाँ, कितनी देर रेस्ट किया, कितनी देर घूमा? बिल्कुल हमने डेली बिटवीन 7 to 10 आवर्स की ड्राइव रखी है, तो हम सुबह काफ़ी जल्दी निकल जाते थे, और मेनली बिफोर मतलब अंधेरे तक हमने एक ही दिन था जो हमने अंधेरे में ड्राइव किया, उसके अलावा हमने अंधेरे में ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं की। अच्छा। हमारा एम यही होता था कि डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं जब थोड़ी सी लाइट फिर भी हो, और हम थोड़ा सा वहाँ पे एंजॉय भी कर लें। ओके अच्छा, लास्ट में मुझे एक और बात बता दें कि वापसी का क्या इरादा है, कि वापसी भी आपने बाय रोड ही ट्रैवल करना है या बाय एयर ट्रैवल करना है? वापसी बाय रोड ही ट्रैवल करना है, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे आई है कारनेट पे। कारनेट की एक्सपायरी जो है वो 12 जनवरी को है, और उस डेट से पहले गाड़ी को पाकिस्तान और ईरान को एग्ज़िट करना ही है, क्योंकि वो कस्टम्स का इशू है और गाड़ी ओवरस्टे नहीं कर सकती। अच्छा, और ड्राइवर आपके साथ आया, ऐसा ही है? नहीं, खुद आपने खुद ड्राइव किया? ऑल राइट। मेनली मैंने खुद ड्राइव किया। वापसी का भी यही रूट है। मुझे ड्राइविंग का काफ़ी शौक है, तो मेरे लिए ये बस फिर आपके लिए क्या मुश्किल होगी? नहीं मुझे, और जिनको ड्राइविंग का शौक होता है उनसे तो जितनी मर्जी ड्राइव करा लो, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। जाफर साहब बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। रिजवाना जी का भी बेहद शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और देखिए कितना इन लोगों ने कम पैसों में अपने इस ट्रैवल को मैनेज किया है, आप भी कुछ सीख सकते हैं इनसे। चलें जी, हम लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अब ज़रा बात करते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया से दिलचस्पी रखते हैं या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होगी टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो यकीनन जो लफ्ज़ है मेटावर्स, इससे आप लोग वाकिफ़ होंगे। अच्छा जी, इन फ्यूचर मेटावर्स पर तमाम काम और चीज़ें इसी तरह से मौजूद होंगी जैसे हमारी इस दुनिया में इस वक्त मौजूद है। अच्छा, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ हूँ कि लाइक इस दुनिया में जैसे मौजूद हैं ये कैसे होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फैसल, पाकिस्तान में तो आप बहुत देर बाद इंटरनेशनली लेवल पर बीट करते हैं जाके, जब पूरी दुनिया में चीज़ें हो जाती हैं फिर पाकिस्तान में आती हैं। अब मेटावर्स हमारी ज़िंदगी को कैसे बदल देगा, मेटावर्स का मुस्तकबिल जो है उसमें उसके नुकसानात या फ़वाइद क्या हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बतूल आमिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले तो मेटावर्स आम यूज़र्स, आम व्यूअर्स के लिए कि ये क्या है? बिल्कुल, तो मेटावर्स के जब भी नाम आता है तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि क्या चीज़ है, ये क्या टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बात हो रही है। तो मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, इवेंट्स वहाँ पे किए जा सकते हैं। तो इस तरह की एक वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट काम किए जा सकते हैं। जैसे अगर हम गेमिंग की बात करें तो वहाँ पे जैसे बहुत इंटरैक्टिव गेम्स हैं जिसके थ्रू हम बिल्कुल रियलिस्टिक फील कर सकते हैं कि हम जैसे वहीं पर मौजूद है। तो ऐसे नए गेम्स यहाँ पे निकले जा रहे हैं, रियल स्टेट में बहुत काम हो रहा है। तो ये एक मेटावर्स है जो कि जहाँ पे मेरी कंपनी ओवल भी बहुत काम कर रही है जिस पे, और हमें रिसेंटली शेल तामीर अवार्ड भी मिला है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में। तो जी ये बिल्कुल एक नई चीज़ है और ये आगे चल के बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट करेगी। सो वर्चुअल रियलिटी, जी बिल्कुल, हम VR तो करते ही हैं। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जस्ट हमारे एक मेरा सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने कोविड में ये देखा कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस जो हैं वो हमने वर्चुअली होते हुए देखे। बिल्कुल, हमने यहाँ पर अपने स्टूडियोज़ में भी देखा। तो ये बिल्कुल मेटावर्स ही है या कोई और एक अलग टर्म हम इसके लिए यूज़ करेंगे? तो मेटावर्स एक जैसे वर्चुअल रियलिटी स्पेस है जिसमें आप अगर मौजूद हैं तो आपको लगेगा आप वाकई उसमें मौजूद हैं, उस माहौल में। बिल्कुल। तो अगर आप अगर जैसे हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, अगर हम ये मेटावर्स में करें तो मुझे वाकई आपका एक एवटार दिखेगा जिसमें मुझे लगेगा आप वाकई मेरे सामने मौजूद हैं, मुझे आपकी आवाज़ आ रही होगी और इस तरह से आप बिल्कुल उसको फील कर सकते हैं। तो अगर इवेंट्स आपने कराने आप उसमें करा सकते हैं। बैंकिंग का जैसे बहुत इसमें रुझान है, बहुत सारे ना सिर्फ ग्लोबली बल्कि लाइक आसपास ममालिक में, पाकिस्तान में भी बहुत सारे बैंक्स हमारे साथ भी काम कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें वो अगर एक कस्टमर है वो
बैंकिंग के बारे में जानना चाहता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहता है, तो एक मेटावर्स की ब्रांच में अगर एंटर होता है तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे वो वाकई एक बैंक की ब्रांच में मौजूद है और वो घर बैठे ये कर सकता है। एक कस्टमर सर्विस मैनेजर उसके सामने होगा, उससे वो बातचीत कर सकते हैं। तो इससे ख़वातीन को भी बहुत फ़ायदा होगा जो कि घर बैठी होती हैं, वो नहीं जा सकती बाहर बैंक में। तो कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है इससे, ना सिर्फ बैंक में बल्कि गेमिंग में, जैसे मैंने कहा रियल एस्टेट में इसका बहुत बड़ा रियल एस्टेट में इसका कैसे से। अच्छा, एक तो ये मुझे बताएं कि होलोग्राम से मेटावर्स कितना डिफरेंट है, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि आजकल जब हम टूरिज्म की बात करते हैं बहुत ज़्यादा वर्चुअल टूरिज्म भी अब हो रही है, राइट? तो पहले तो होलोग्राम और उसमें क्या फ़र्क है, और दूसरा ये कि और कौन से ऐसे स्पेसेस हैं जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे हम ऐसा बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं कि हमें लगे कि वी आर सिटिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ एन एफिल टावर, ठीक है? तो प्लीज़ इसमें मुझे बताइएगा कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन होलोग्राम एंड मेटावर्स। तो जैसे मैंने कहा कि मेटावर्स एक बिल्कुल एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें आपको जिसमें कोई भी इंडस्ट्री अगर कोई काम करती है तो उसमें ऐसा फील होगा जैसे आप वाकई उसमें मौजूद हैं। जैसे कि मैं रियल एस्टेट की बात करती हूँ, उसी तरह से अगर मैं उस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूँ तो उसमें ये होता है जैसे अगर आप कोई घर देखना चाहते हैं तो उसमें आपको जाके देखना पड़ता है कि वहाँ पर कैसा है, कैसे कमरे हैं। अगर आप एक मेटावर्स में एक रियल एस्टेट को लेकर आएँ तो उसमें जैसे ऑलरेडी इसमें काम हो रहा है तो उसमें आप एक विजुअली इस जैसे सेट को आप देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये खिड़की है, यहाँ सोफ़ा है, इस तरह से। तो कितना रियलिस्टिक इन्वायरमेंट होगा और कितनी आसानी हो जाएगी लोगों को कि वो बजाय कि जाके देखें कुछ करें, वो घर बैठे ये फैसिलिटी हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से और डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि हेल्थ है, उसमें अगर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है किताबी चीज़ें पढ़ने में कि अच्छा ये लंग्स हैं, ये एनाटमी में इसका बहुत एक मेजर किरदार हो सकता है। जैसे कि उसमें 3D चीज़ें नज़र आ सकती है कि अच्छा ये यहाँ पे ये चीज़ है। एनाटमी के स्टूडेंट्स को इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। टू बी वेरी फ्रैंक कि आपको बॉडी का इंतज़ाम नहीं करना पड़ेगा अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को जो है वो बताने के लिए कि यहाँ दिल है, यहाँ गुर्दा, यहाँ फेफड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं बतूल कि पाकिस्तान में ये चीज़ जो है आपकी नज़र में ये कितने अरसे में हम ये हर जगह पर देखेंगे और कितने अरसे में हम ये देखेंगे कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस हो गई है? हमारा तो मकसद ही था ये आपके साथ सेशन करने का कि लोगों को इसके बारे में पता चले, लेकिन आपकी अपनी रिसर्च क्या कहती है? बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों का इनिशिएटिव है, बेहतरीन इनिशिएटिव है। पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है लोगों को अवेयरनेस की। ग्लोबली अगर हम देखें तो दुनिया बहुत इसमें आगे जा रही है। मेटावर्स पे आजकल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है 2022 में, और आगे 2023 में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, काम किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है ताकि मेटावर्स का और ज़्यादा रुझान लेकर आया जा सके और इस नई टेक्नोलॉजी को मुतारिफ़ कराया जा सके और लोगों में। पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, अवेयरनेस की थोड़ी कमी है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन इसी तरह अगर हम कॉन्वर्सेशंस करें, लोगों को अवेयर करें इस बारे में, तो आई थिंक कि पाकिस्तान भी ज़रूर दुनिया की लिस्ट में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि घर बैठे मैं अपने उस रूम में अपने बच्चे के लिए एक स्कूल स्पेस क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे अगर कोई प्रॉपर्टी देखनी है तो वहीं के वहीं वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी और मैं उसको चेक इन कर सकता हूँ। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, लास्ट में मेरा क्वेश्चन ये बतूल आपसे कि जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ न्यूज़ में तो वो यूज़ होता है, ठीक है, वो मेटावर्स में ही आता है या वो एक इसका अलग हिस्सा है? मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये इसी की फैमिली से रिलेट करता है? तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मेटावर्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांच में चला जाता है क्योंकि ये एक वर्चुअल रियलिटी में आ जाता है, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी आती है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट ब्रांच है जिसमें आप अगर जैसे आप वीआर हेडसेट के थ्रू यूज़ करें तो आप डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं। टूरिज्म की जैसे आपने बात की, तो आप जैसे जो नॉर्दर्न एरियाज है पाकिस्तान के इतने खूबसूरत हैं, बिल्कुल, तो आप उनको, ये मेरे लिए आसान है क्योंकि मुझे तो इंटरनेशनली जो लोग देखना चाहते हैं पाकिस्तान को, वो कितने आसानी से पाकिस्तान की ब्यूटी को देख सकते हैं। तो टूरिज्म में भी इसका बहुत एक अहम किरदार है जो कि जी। और आखिर में ये बताएं कि पूरी दुनिया में तो ये काम हो रहा है, पाकिस्तानी इसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस सेक्टर में इस वक्त? तो पाकिस्तान में जैसे कि मैंने कहा कि अब काम होना शुरू हुआ है और
इसी तरह से अगर हम इसके बारे में बात की जाए, इसके बारे में अवेयरनेस सेशन दी जाए तो ज़रूर इसमें पाकिस्तान भी आगे आ सकता है। लेकिन पाकिस्तान में जैसे बैंक्स हैं वो अब आना शुरू हो गए, कुछ बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस मेटावर्स में ऑलरेडी खुलना शुरू हो गई हैं, स्कूल्स हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं कि उनका पूरा जो स्कूल है वो एक अगर वर्चुअल रियलिटी में तब्दील हो जाए तो उसका पेरेंट्स देख सकते हैं कि वो अच्छा कैसा स्कूल है, अंदर से कैसा उसका एनवायरनमेंट है। तो इस तरह से बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फॉरवर्ड थिंकिंग है, वो ऑलरेडी इसमें अब इंटरेस्टेड हैं और आना चाहती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में जैसे टूरिज़म पे कुछ लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मैंने कहा इतना खूबसूरत है, इसको अगर हम बिल्कुल गेमिंग की फील्ड तो इसमें है ही ऑन। बिल्कुल, जैसे हमें क्रिकेट का इतना शौक है, क्रिकेट का इसमें बहुत एक मेजर रोल है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप अगर वाकई मेटावर्स में खेले तो आपको लगता है कि वाकई ऑडियंस बैठ के वो चीयर कर रही है और सामने से वाकई एक बंदा बॉलिंग करा रहा है और आप वाकई कोई ज़ोर से शॉट मारें तो एक चौका लगेगा। तो इस तरह से क्रिकेट एक बहुत ही रियलिस्टिक फील देता है। इसी तरह टेबल टेनिस है, उसमें भी अगर आप जैसे मारे हैं तो आपको लगता है कि ओ वाकई कुछ फील हो रहा है। तो ये बहुत एक रियलिस्टिक इमर्सिव इन्वायरमेंट आपको देता है। चले, हम उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तानी और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है इसमें, इसका जो फ्यूचर है पाकिस्तान में वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। करी थी और बड़ा ज़रूरी है भाई इस हवाले से बात करना, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेशनली बाहर के ममालिक को जो है बीट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा आगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, हेयर ट्रांसप्लांट पे तो आपको पता भी होगा, हमने बातें भी बहुत की हैं, लेकिन जैसे कि दुनिया चेंज होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज नई नई आती जा रही हैं, तो अब आज हम एक नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, माइक्रोग्राफ्ट स्टेम सेल। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, पाकिस्तान में ये कैसे हो रही है, कितनी सक्सेसफुल है, प्रोसीजर क्या है, ये सब हम जानेंगे। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आयशा हमारा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ वह भी है, 7:15 हो रहे हैं तो गुड मॉर्निंग रहती है। डॉक्टर साहबा, मुझे ये बताएं जी कि बालों के वाले से हमने बड़े सेगमेंट्स किए, आपके साथ भी बड़े सेगमेंट्स किए। नाउ व्हाट इज़ दिस न्यू थिंग, व्हाट इज़ दिस ग्राफ्टिंग, क्या चीज़ है ये? देखें, बहुत सारे लोग ये कंसर्न होते हैं कि हम लोगों को कोई बालों का ट्रीटमेंट कराएं तो हमें बॉल्ड नहीं होना पड़े, शेव नहीं होना पड़े, सर्जरी ना करवानी पड़े, विदाउट सर्जरी, विदाउट पेन, बग़ैर किसी बेड रेस्ट के हम कोई ऐसा ट्रीटमेंट ले लें जो कि हमारे बाल वापस आ जाएं और एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू आए, उसमें कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। तो ये तमाम चीज़ें माइंड में रखते हुए जिस इस टाइम पे सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड है, दैट इज़ स्टेम सेल्स माइक्रोग्राफ्ट। ठीक है। अच्छा, ये स्टेम सेल्स होते क्या हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी का वो एक बुनियादी सेल होता है जिसमें सलाहियत होती है कि वो रेप्लिकेट होकर तेज़ी के साथ आपके दोबारा से वो फॉलिकल्स जो कि सो गए हैं, डॉर्मेंट फेस में चले गए हैं, ग्रो नहीं कर रहे आपके बाल, तो उसको वापस से एक्टिव करवा देता है। ठीक है। जब वो एक्टिव होता है, उसका प्रोसेस शुरू होता है, तो 4 हफ्ते लगते हैं, आपके बालों के टेक्सचर के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, आपके बाल जी घने होना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद रीग्रोथ का प्रोसेस शुरू होता है। मतलब वो अब आपके बालों की वापस से जो बाल आपके चले गए वो वापस से आना शुरू हो जाएंगे। तो वो कंप्लीट प्रोसेस लेता है 3 से 6 माह। इसके दौरान ही आपके वो तमाम बाल वापस आ जाते हैं जो किसी भी रीज़न की वजह से जा चुके हैं। अच्छा, मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये कि इसमें क्या एज मैटर करती है आपकी? बिकॉज हमने देखा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि एक एज के बाद ना आपके बाल वापस नहीं आते, जो चले गए वो चले गए। इसमें स्टेज ऑफ बॉल्डनेस मैटर करती है, रिगार्डलेस ऑफ एज। मेरे पास ऐसे भी कुछ हमने पिक्चर्स भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, हमारी अपने ही क्लिनिक के ऊपर हमने प्रोसीजर्स किए हैं जिनके ग्रे बाल हो चुके हैं, जो अब 55 हैं, 60 ईयर्स है, उनका भी पॉसिबल है ट्रीटमेंट। सिर्फ और सिर्फ स्टेज ऐसी है कि अगर आपका कंप्लीट बॉल्ड हो गया, आप कंप्लीट बिल्कुल बाल रहे ही नहीं है और सिर्फ स्किन नज़र आती है, तो उस पर ऑब्वियसली बात है कि आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जिन लोगों को इवन के PCOS का प्रॉब्लम्स हैं, जो फीमेल्स होती हैं, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, बहुत अर्ली एज में उनके बाल बिल्कुल स्कैल्प नज़र आ रहा होता है, जिल्द नज़र आ रही है, पैचेस बन जाते हैं ना आपके सर में। हाँ, पैचेस भी बन जाते हैं। और उसके साथ साथ ज़्यादातर लोगों को ऐसे भी केसेस मैंने देखे जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, फेलियर हो गया, उनके बालों को रिजल्ट्स उनको नहीं मिले, तो वो तमाम लोग आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ख़ास तौर पे मेल एंड फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस। मेल पैटर्न बॉल्डनेस का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप 35 क्रॉस करते हैं, डेफिनेट सी बात है आपकी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू हो जाती है। सो उसी टाइम पे अगर आप ये ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो नेक्स्ट कई सालों के लिए आप अपने हेयर की एजिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अक्सर बात करते हैं कि बालों की PRP, क्या डिफरेंस है दोनों में?
बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। सबसे पहली बात कि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। पीआरपी के अंदर हम आपका ब्लड लेते हैं, उसके अंदर आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं और वो आपको एवरी मंथ आके एक सेशन कराना होता है। डिपेंड करता है 4 to 6, 8 to 10 सेशंस आपको लेने होते हैं। एग्जैक्टली अच्छा, ये जो रीजेनरा है या स्टेम सेल्स हैं, ये वन टाइम का ट्रीटमेंट है। इसके अंदर कोई नंबर ऑफ सेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती और इसके अंदर हम आपका ब्लड नहीं लेते, हम आपके कान के पीछे से यहाँ से बिल्कुल एक पेन की तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके थ्रू हम आपके स्टेम सेल्स लेते हैं। फिर इसकी एक मशीन होती है, एक कोन होती है जिसमें हम प्लेस करते हैं और वो आपका लिक्विड प्रोड्यूस कर देती है। फिर वो लिक्विड हम आपके स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज़ लेस पेनफुल देन पीआरपी। जो लोग कंसिडर करते हैं ना कि बहुत पेन होगा या कोई तकलीफ होगी, तो ये बहुत माइन्यूट सी फाइन नीडल्स के साथ इंजेक्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। आप फॉरेन ट्रीटमेंट करा के अपनी तमाम एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि वो बड़ी एग्जैक्टली आप अपने ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आप जाना चाहें आप जा सकते हैं। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि 35 के बाद अगर आप ये ट्रीटमेंट करवा लेते तो 4-5 साल आपके सुकून की गुजर जाते हैं। इसमें पहली तो बात मुझे समझ आई कि इसमें आप लोगों की सिटिंग्स नहीं, आप सिटिंग्स नहीं करते लोगों की। अच्छा, एक दफ़ा आपने अगर ये ट्रीटमेंट करा लिया, एक दफ़ा अगर आपने सिटिंग ले ली, तो ये कितने अरसे तक आपके ऊपर काम कर सकता है? कितने अरसे तक आप जो है बिल्कुल चल रह सकते हैं कि अब मेरे बाल ठीक है, कुछ नहीं होगा? देखिए, अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हैं, 20-25 ईयर्स की एज में आप आते हैं, आपको एक प्रॉब्लम है, आपने केयर नहीं की या डिफरेंट आपको एक्सपेरिमेंट्स हुए या जो भी हुआ, आपके बाल चले गए, आपने रीजेनरा ले लिया, स्टेम सेल्स आपने ले लिया, उसके बाद आपकी जब तक हेयर की एजिंग स्टार्ट नहीं हो जाती अगेन, जो कि आपको 40, 45, 30 अबव में ही स्टार्ट होगी, ऑब्वियसली उससे पहले नहीं होगी, तो इसकी लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी 35 ईयर्स पे हैं, आपको बालों के अंदर एजिंग भी स्टार्ट हो गई है और साथ में आप ये ट्रीटमेंट भी कराते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप 3 से 5 साल के बाद इसको रिपीट करवा लें प्रोसीजर को एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपने ये प्रोसीजर करवा लिया, लेकिन उसके बाद आपने कहा जी कि मैंने डाई लेना है। यू कैन, ये आप कर सकते हैं। यू कैन। देखिए, आपके बालों को जितनी मर्जी हीट लग रही है, कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्मली अपने बाल, अब आपने और मैंने अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया और अगर हम हीट एक्सपोज्ड हो जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है हमारे बाल डैमेज होंगे। सही है। तो बिकॉज इट्स ऑल प्रोटीन। मैं ये आपसे इसलिए पूछूं क्योंकि बड़ी खवातीन कहती है मैंने तो इतने पैसे लगा के कराया, अब तो कुछ नहीं होना मेरे बालों को। लेकिन ये जो मेंटालिटी, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा ही डैमेज कर देगा। ये बिल्कुल एक नेचुरल, जैसे आपके नॉर्मल बाल प्रोसेस होता है। अगर आपको हीट स्टाइलिंग करते हैं तो जितना डैमेज होता है डेफिनेट सी बात है वो आपका प्रोटीन है, आपका अपना बाल है, लेकिन जो लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं ना, मजबूरी होती है, डाई तो करना है, अपने ग्रे हेयर को छुपाना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वो उसके लिए हम दूसरे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके 3 महीने या 6 महीने के गैप से आपने एक आध बार आके, हमारे पास एक हेयर रिगेन ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। आप वो करवा लें तो उससे आपका डैमेज बाल, जो कि चाहे वो सैलून डैमेज हो, ठीक है, या आपने अपने डाइस की वजह से डैमेज किया या आपने कोई शैम्पूज की वजह से डैमेज किया, वो रिकवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसे ही बताएं कि बीइंग अ डॉक्टर आप ये क्या रिकमेंड करती हैं जी? क्योंकि अब हमारी तो फील्ड ऐसी है जी कि हमने अपने बाल डेली वॉश करने हैं, लेकिन जो घर में बैठी खवातीन या मर्द हज़रात जिन्होंने डेली बेसिस पे ऑफिस जाना है, क्या डेली वॉश करना अपने बालों को शैम्पू से ये आपकी बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है? बिकॉज़ शैम्पू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको आपके बालों को डेली वॉश करना चाहिए। अच्छा। देखें, स्वेट होता है बालों के अंदर, मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आपके बाल जो हैं, जहाँ पे रूट्स मतलब जो हमारा स्कैल्प की जल्द जो होती है ना, स्किन जो होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया या फंगल ग्रो करने के चांसेस होते हैं। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनको फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, कभी कोई डेंड्रफ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो वो इसीलिए होती है जब हम अपनी सर की जल का ख्याल नहीं रखते। सो आप शैम्पू डेली करें, लेकिन वो शैम्पू आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, अगर आपके नॉर्मल बाल हैं, तो आप ऐसा शैम्पू रखें जो नॉर्मल बालों के लिए जाता है। अगर आपका ऑयली स्कैल्प है तो आप वो शैम्पू रखें। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एक बार आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि आपको पता चले आपके बाल क्या हैं, जैसे आपके जैसे आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करते हैं ना एवरी 6 मंथ पे, या आपको कोई और प्रॉब्लम होता है ना, एक लैप्स करवा लेते हैं 6 महीने पे, साल पे कोई इशू नहीं है, आप लैप्स करा लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एटलीस्ट एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को विजिट करें, एक बार उनसे लिखवा लें, एंड देन यू कैन कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, चलें, मुझे एक और सवाल पूछना, लेकिन अभी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करें, जरा आपको सुनवा देते हैं। आपको भी याद होगा, और वो आउटडेटेड एक कानून था, उसमें कई अमेंडमेंट्स हो चुकी थी। इस मेरी टीम के साथ मुझे याद है कि मैं कई वीकेंड्स, कई महीनों के वीकेंड मैंने इनके साथ गुजारे, और हमने पाकिस्तान को पाकिस्तान कंपनीज एक्ट 2017 दिया, और उसके साथ कितने जो एनेबलिंग लॉज थे, इंक्लूडिंग जो SECP का अपना लॉ और जो सब्सिडी लॉज थे,
उनमें अमेंडमेंट्स की। मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी मुल्क को हेल्दी एक डायरेक्शन पे लेके जाना है तो उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 48 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मेरा ये बिलीफ भी है कि हमने देखा कि डायरेक्शन पे लेके जाना है तो उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो एक बहुत अहम रोल अदा करती। ये मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 48 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, और मेरा ये बिलीफ भी है कि हमने देखा कि आप लोगों ने भी हाथ में हाथ मिलाया, और मुझे याद है कि इतनी रेजिस्टेंस थी। इंडिविजुअल जो 3 स्टॉक चेंजेस थी पाकिस्तान में, कराची स्टॉक चेंज, लाहौर स्टॉक चेंज, इस्लामाबाद स्टॉक चेंज, ये टीम मेरे पास आई ज़फ़र एजाजी साहब की सरबराही में, और मुझसे 6 महीने और मांगने आई। कई सालों से ये अटेम्प्ट हो रही थी, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो इसको पाकिस्तान स्टॉक चेंज बनने नहीं दे रहे थे। इनको याद होगा अपना आकिब साहब को, मेरे पास 6 महीने मांगने हैं। मैंने कहा आपके पास 6 हफ्ते से ज़्यादा टाइम नहीं है। आई मीन बिजनेस, और हमने इसको इंटीग्रेट करना है, हमने इसको कंसोलिडेट करना है, और इसको हमने मर्ज करना है। मुझे याद है कि फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्जर हुआ और आपने एक नया आपकी एक मेरे नज़दीक शुरुआत हुई, और आप उस मुकाम पे बड़े लिमिटेड टाइम में, ऑब्वियसली नया कंपनी ऑर्डिनेंस आपको फैसिलिटेट किया, नया जो रोल था SCGP का, उनकी कमिटमेंट थी, तो आप अल्लाह के फजल से साउथ एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट पे चले गए। आप दुनिया की 5वीं बेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए। तो मैं तो समझता हूँ कि वो काश के वो गोल्डन डेज वापस आएँ और आप उसी तरह फले फूले। मैं जो मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं जनाब अपना आरिफ हबीब साहब ने, जनाब फ़ारूक खान साहब ने, मैं उसको भी टच करूँगा, लेकिन मैं आकिब सईद साहब से गुजारिश करूँगा कि जो आपके प्रपोजल्स हैं विज़ इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म्स, वो आप मेहरबानी करके आकिब सईद साहब अपनी टीम के साथ इनके साथ बैठें और आप उसको थ्रेड पे डिस्कस करें खुले दिल के साथ, और जो कुछ हम हो सकेगा हम करेंगे हैंड होल्डिंग इंशाल्लाह। वो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप के साथ हम इंशाल्लाह मिल के इस पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये होगी कि जो आपके टैक्स के हवाले से हैं, चूँकि FPR में रिप्रेजेंटेड नहीं है, अनलेस दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो वो जो आपकी तजावीज़ हैं वो मैं और आकिब सईद साहब वो इंशाअल्लाह FBR को फॉरवर्ड करेंगे, और वो भी इंशाअल्लाह उसको पॉजिटिवली कंसिडर करेंगे। देखें, ये हम सब का पाकिस्तान है, और मैं मशकूर हूँ आरिफ हबीब साहब के इन जज्बात का कि पाकिस्तान कम्युनिटी इंशाअल्लाह इस हुकूमत के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर। मैं आपको कोई ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री, मैं 98-99 की हिस्ट्री नहीं मैं आपको याद करवाना चाहता, मैं 2008 की हिस्ट्री नहीं याद करवाना चाहता जो आरिफ हबीब साहब ने अभी कुछ, मैं 2013 की भी नहीं करवाना चाहता। मैं आपको सिर्फ ये रिमाइंड करा रहा हूँ कि पाकिस्तान 2013 में जब मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, डिक्लेयर हो चुका था, तमाम मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको $1 जो है प्रोग्राम लैंडिंग नहीं कर रहे थे, और इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, वो एक प्रोजेक्ट हो गया था पाकिस्तान को ग्लोबली कि ये जो भी पार्टी इस मुल्क में इलेक्शन जीतेगी वो 6 से 7 महीने में डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेगी। ये वही पाकिस्तान है, और इसमें मैं आप लोगों को, बिजनेस कम्युनिटी को सबसे बड़ा क्रेडिट देता हूँ। हमारा काम तो है ही कि गवर्नमेंट में होके रिफॉर्म्स करने, लॉज को अपना अपडेट करना, अपनी पूरी एफर्ट करना, लेकिन जो उसमें प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन है वो बिजनेस कम्युनिटी लाती है किसी भी मुल्क में। और वो आपने जो काम किया, तो हम एक कलील 3 साल के अरसे में उस मुल्क को जिसको कह रहे थे कि मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री है, ये तो डिफॉल्ट करेगा, वो 3 साल के कलील अरसे में आपको मैं ग्रेजुअल नहीं लेके जाता, आप कहाँ पहुँच के 4.6% CPI यानी इन्फ्लेशन आपकी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2% फूड इन्फ्लेशन, 5.25 5.25% पॉलिसी रेट अभी बात की है आरिफ साहब ने कि वो हाई है, आपका ग्रोथ जो है वो क्रॉस 6%, स्टॉक मार्केट बेस्ट इन साउथ एशिया, मोस्ट स्टेबल करेंसी इन साउथ एशिया, रीड ब्लूमबर्ग 12 December 2017, it said कि पाकिस्तान रुपी हैज बीन मोस्ट स्टेबल करेंसी सिंस 2014 टिल द रीसेंट स्लाइड। मैंने 22 नवंबर 2017 को छोड़ा था,
और उसके साथ आपका FDI में बेहतरीन जंप और आपकी कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन। ये अभी फर्क साहब ने भी बताया आपको नंबर कि वी हैव रीच $30 बिलियन। हु इज टू बी अकाउंटेड फॉर कि जी ये $70 बिलियन का क्यों पाकिस्तान को नुकसान हुआ? दिस इज फॉर अस टू रिफ्लेक्ट। आप अपने बिजनेस पे जितनी मेहनत करते हैं अब इन हालात को भी सोचा करें, अब इसको भी देखिए कि क्यों पाकिस्तान यहाँ पहुंचा है। पाकिस्तान को यहाँ नहीं पहुंचना चाहिए था। पाकिस्तान was predicted to be the 18th economy of the world by 2030। ये मैं नहीं कह रहा था, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स द ग्लोबल अथॉरिटी जिसकी मानी जाती है उसकी प्रोजेक्शन थी। वाई वी आर टुडे रीच स्टेज कि हम $1 बिलियन के लिए हम भाग रहे हैं और हम एक जगह पे अपने आप को यानी तकलीफ में महसूस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन होनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि वी शुड नॉट रिपीट दोज एडवेंचर्स, दोज बैड एक्सपेरिमेंट्स कि जहाँ आज हम खड़े हो गए। तो पाकिस्तान इज, आई ऑलवेज बिलीव पाकिस्तान इज ए ब्यूटीफुल फ्यूचर और पाकिस्तान हैज रेजिलियंस इन इट्स इकोनॉमी। लेकिन ये वी ऑल हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने पाकिस्तान को उस पॉइंट के ऊपर ला के खड़ा कर दिया है जहाँ पाकिस्तान डिडंट डिजर्व। तो अभी हम रोज सुनते हैं, मैं पिछले करीबन 3 महीने हुए मैंने जिम्मेदारी संभाली है, हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव, वी आर मैनेजिंग। हाँ टाइट पोजीशन जरूर है, वो 24 बिलियन के रिजर्व नहीं है जो 2016 में हम लेके गए थे, बट दैट इज नॉट हुकूमत फॉल्ट, दैट इज नॉट माई फॉल्ट। द फॉल्ट इज इन द सिस्टम एंड वी मस्ट इंश्योर कि पाकिस्तान को सब आगे लेके चलें। पाकिस्तान आगे जा सकता है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। मैं हूं ना हूं, आप हो ना हो, पाकिस्तान है ब्यूटीफुल फ्यूचर। और अगर हम मिल के इंशाल्लाह अभी भी करेंगे, फिर शुरू हो गया एक रेटोरिक कि ये बॉन्ड पे नहीं होगा। अच्छा जी बॉन्ड पे नहीं होगा, उस पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। बॉन्ड पे हो गया, अब अभी फिर वो जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं दे कीप कमिंग, वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस नहज पे लाने वाले हैं। लेट बी कॉन्शियस, आप उनकी बात सुने, आप डिसेमिनेट करें इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। आई कैन टेक एनीबॉडी इनटू एनी डिस्कशन कि मैं आपको साबित कर सकता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पेटी पॉलिटिक्स के लिए, हम पेटी अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। हमारी कितनी है डेट टू GDP? 72%। व्हेन आई लेफ्ट इट वाज 62% डेट टू GDP। अमेरिका की 110% है, जापान की 257% है, यूके की आफ्टर कोविड 101% है। आई कैन गिव यू डेवलप्ड कंट्री का डजन ऑफ कंट्रीज जिनकी 100 से ऊपर है। लेकिन वहां तो मैं किसी को नहीं देखता कि आके हर वक्त ये अलाग रापे के जी हम मुश्किल में हैं, हम डेड ट्रैप में हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अपने वर्स्ट एनिमी खुद हैं। हमें चाहिए कि, और आपका एक बड़ा रोल है, आप अपने बिजनेस के अलावा कुछ टाइम एलोकेट करें पाकिस्तान के लिए। अब माशाल्लाह एक प्रीमियम क्लब में अल्लाह ताला ने आपको उस जगह पे लेके आए हैं। यू आर सीनियर बिजनेस लीडर्स ऑफ दिस कंट्री। एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट। ये मुल्क बनेगा, ये मुल्क रहने के लिए बना है, ये मेरा ईमान है। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव बीन टेकन 4th टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर। ये शमशाद साहबा बैठी हुई है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम शी वाज गवर्नर स्टेट बैंक, उसके बाद भी ह्यूज इंटरेक्शन विद इस तरह के कॉलीग्स हैं। उनको चाहिए कि अभी पाकिस्तान की खातर रिफ्लेक्ट करें, सोचें और ऐसे जो मलिशियस प्रोपेगेंडा उसको काउंटर करें। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। आपने जो इश्यूज मैंने जैसे कहा मैं वो डील करूंगा, मैं और डील करता हूँ साथ साथ। लेकिन हमें सबको रिजॉल्व करना है कि हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। जब मैंने टेक ओवर किया 3 इश्यूज थी, पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना। आई मीन अगर हमें 1.5 या 2 बिलियन की रिलीफ कैश फ्लो की मिलेगी अगले साल, तो हमने तो 31 बिलियन का अरेंजमेंट करना है। इफ यू कैन अरेंज 29 बिलियन की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, वी अरेंज अनदर 2। तो मैंने रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर को कि वी शुड नॉट गो टू पेरिस क्लब, जो कि अनाउंसमेंट हो चुकी थी। उन्होंने कहा जी बॉन्ड को हमने फोर्स मेजोर 2 साल का हमने
मांगना है एक्सटेंशन इन मैच्योरिटी डेट, मैं हम बॉन्ड को वक्त पे पे करेंगे। इट्स ए मैटर ऑफ क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान की साख का मसला है। मुझे मल्टीपल लोगों ने ड्यूरिंग अक्टूबर विजिट टू वाशिंगटन उन्होंने कहा कि यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन इन दी लॉन्ग रेंज में, पाकिस्तान को इसका बहुत फायदा होगा कि आप पेरिस क्लब नहीं गए, आपने बॉन्ड वक्त पे किया। ठीक है, वी हैव टू मैनेज, जैसे मैंने कहा कि वो लग्जरी नहीं है कि हम बिजनेस एज यूजुअल करें। और जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि जी आप यानी इंपोर्ट्स वगैरह को लेके कॉन्फिडेंस में लेके आप उनको करें। कुछ मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते में इस सब्जेक्ट में मैंने गवर्नर स्टेट बैंक से मैंने काफ़ी इंटरेक्शन किया और उनसे हमारी जो डिस्कशंस हुई तो उसमें उन्होंने रीप्रायोरिटाइज किया। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो हमें कंप्लेंट्स मिल रही थी कि एक तो एनर्जी रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो उसकी प्रायोरिटी बहुत नीचे है, और वो इंपोर्ट्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए जरूरी है उनके लिए भी जो है वो इंपोर्ट्स की प्रायोरिटी बहुत नीचे है। तो हमने इसको रीप्रायोरिटाइज किया। स्टेट बैंक ने कल रात सर्कुलर इशू किया। अच्छा कि आरिफ हबीब साहब ने ये रेज किया, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पहली जो प्रायोरिटी इस वक्त है जो कि बैंकों को रात सर्कुलर जा चुका है कि एसेंशियल imports related to essential sectors such as food, wheat, edible oil and pharmaceutical, raw material, life-saving drugs, essential medicines, surgical instruments, including stents वगैरह, तो इसको हमने प्रायोरिटी नंबर 1 स्टेट बैंक ने रात डिक्लेयर कर दिया, रीप्रायोरिटाइज किया। नंबर 2 एनर्जी imports related to petroleum products, oil and gas and coal for power project based upon merit order of Ministry of Energy. Number 3 imports by export oriented industry, imports especially of raw material, input goods and spare parts by the export oriented industry will have the priority number 3. चौथी प्रायोरिटी जो है import for agriculture imports of items required as inputs for agriculture which include seeds, fertilizers and pesticides. और इसके अलावा जो deferred payment and self funded imports है उसकी प्रायोरिटी नंबर 5 है। Imports on deferred payment basis preferably from parents, sister concerns for the importers beyond 365 days from shipment date. Or the last B of 5B is imports funded by foreign exchange available with the importers raised through equity or project loan, import loan from abroad in accordance with the applicable foreign exchange regulations. And the last, import for export oriented projects. Now we are talking capital now, goods near completion, imports of plant machinery for the export oriented projects near completion where at least 70% of the projects plant and machinery has already been imported. देखें ये सारी चीज़ें जैसे आप सोचते हैं मैं भी सोचता हूँ। मैंने गवर्नर साहब को इनवाइट किया, वो यहाँ आए, हमने पूरी तफसील की, फिर उन्होंने जाके अपने टीम के साथ डिस्कस किया और कल हमने ये आपस में जो फैसला हुआ उसके बाद हमने कल रात स्टेट बैंक ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ जी कि ये अगर आपको कोई भी आपके सजेशंस हो, आपके आइडियाज़ हो, प्लीज़ डू शेयर विद अस, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे और कई दफ़ा नॉर्मली आई ट्राई टू बी रिमेन अपडेट, लेकिन अगर ना भी हो तो अगर आप मुझे भेजेंगे और मैं उसको देखूंगा तो आई कैन अश्योर यू कि वी विल टेक नोटिस ऑफ इट। आरिफ हबीब साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जी वो जो स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशन की बात की है 3.8 टाइम्स 40,000 इंडेक्स है। ये इंडेक्स 19,000 थी इलेक्शन वाले दिन। मे रिमाइंड यू May 2013 इलेक्शन इंडेक्स 19,000 प्लस। आज वो दे पीक टू ऑलमोस्ट 50,000 एट वन टाइम। Things were going very positive, very smooth, and Pakistan was flying. Everybody, Jetro was saying कि second choicest place for the direct foreign investment. कोई ब्लूमबर्ग कह रहा है कि जी, और कोई दूसरे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो कोई कह रहा है कि जी डोंट लुक एट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान। हमने तो वो खो दिया एक अपॉर्चुनिटी। वी हैव कॉज सो मच लॉस टू द कंट्री। मेरे नज़दीक एक होनी चाहिए एक्सरसाइज आप एज बिजनेस कम्युनिटी कर सकते हैं। व्हाई डिड वी रीच वेयर वी वर टू द करंट सिचुएशन, जहां हम 18th इकोनॉमी बनते बनते बजाय ये होता कि बिजनेस कम्युनिटी, अपना पॉलिटिशियंस और ऑल पोलिटिकल पार्टी दे शुड हेल्प अपने सब हाथों में हाथ डाल के वो 20-30 का जो प्रोजेक्शन था उसको नजदीक लाते 26-27। और ये पाकिस्तान में रेजिलियंस है। उस मुल्क को जिसको कह रहे थे ये डिफॉल्ट करेगा 6 से 7 महीने में, 2014 में वो मुल्क वहां पहुंच गया 3 साल में, जहां ये प्रेडिक्शन हुई कि ये दुनिया के 18वीं मैशत बनने जा रहा है। कनेडियन मैशत पीछे होगी, इटालियन मैशत पीछे होगी। मैं समझता हूं कि इट्स सैड। मेरा my heart bleeds when I think where we were 5 साल पहले, where are we are today, and the same
petty politics is going on. डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है. Pakistan is inshallah has been created by God Almighty to survive, and we are going to inshallah take off. ये पाकिस्तान की हमारी अपनी कमजोरियां, खामियां और गलत पॉलिसीज हैं कि पाकिस्तान टाइम एंड अगेन नीचे चला जाता है. इंशाअल्लाह पाकिस्तान टेक करेगा, आपकी प्रेजेंस और आपकी पार्टिसिपेशन से करेगा. यू ऑल आर मुहिब्बे वक्त पाकिस्तानी, एंड आई एम श्योर आपकी जो इसमें कंट्रीब्यूशंस होंगी, दे विल बी इंशाअल्लाह यू नो गिव अस डिविडेंड्स. हमने 2013 में यही सफर शुरू किया और अल्लाह के फजल से हम करते करते हम कहाँ पहुँच गए. आपकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नाम हो गया, आप पीक पे पहुंच गए, क्लाइमेक्स वही थी आपकी, आप $100 बिलियन की आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो क्रॉस कर गई. तो ये दैट मीन्स कि पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल. इट इज़ आवर ओन मिस्टेक्स कि हम बार बार जो है उस भंवर से फिर फंस जाते हैं. बुक बिल्डिंग जैसे उन्होंने कहा, मैंने वो किया है. उन्होंने डिविडेंड यील्ड की बात की है, आरिफ हबीब साहब ने फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात की है कि 22 मिलियन बिके और 17 बायबैक हुआ. मैं समझता हूँ कि आगे सईद साहब ये सारी चीज़ें ज़रा काइंडली आप नोट भी करें और इनके साथ ज़रा तफसील में जाएं. और इसी तरह आपने फरमाया कि बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें. मैं आई हैव बीन डूइंग यू नो द मोस्ट क्रूशियल एक्सरसाइजेज सिंस आई केम. ऑब्वियसली यू नो इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टाइम. सो यू नो गिव माई मैक्सिमम टाइम. जो मैं पाकिस्तान के इशूज़ हैं उसको हैंडल कर रहा हूँ, अल्लाह ताला खैर करेंगे. इसी तरह आपने फरमाया कि बाय बैक ऑफ शेयर्स वगैरह की, प्राइवेटाइजेशन, एक्सटर्नल अकाउंट. यस, एक्सटर्नल अकाउंट इज़ एन इशू. और जैसे यह एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है इस वक्त, और हमारी वो जो रिजर्व पोजीशंस है. बट एज ए सेड वी आर मैनेजिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग, वी हैव आइडेंटिफाइड टू मोबिलाइज मोर एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड इनफ्लोज. इंशाअल्लाह आने वाले चंद महीनों में यू विल सी कि वी विल इंशाअल्लाह बाय द क्लोज ऑफ फिस्कल ईयर वी विल बी इन मच बेटर पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल अकाउंट, अल्लाह ने चाहा. और फॉरेक्स से रिजर्व्स के हवाले से भी इंटर बैंक एंड ओपन बैंक का जो डिफरेंस है, आरिफ हबीब साहब आपको याद होगा, द मोमेंट आई बोर्डेड द फ्लाइट द स्टॉक द यू नो फाइनेंशियल मार्केट्स स्टार्टेड बिहेविंग वेरी पॉजिटिव. और मैंने कुछ भी नहीं किया था. अभी माजी में तो कुछ करना पड़ा था 98, 99 में या 20, 13, 14 में, इस वक्त कुछ नहीं किया. आई थिंक इट वॉज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. It reached almost by 12-13 October, it reached about 270 in the interbank, and ₹1.5 का फर्क था सिर्फ ओपन और उसका. तीन चीजें have been going very rapidly wrong. Number one, the smuggling of dollars from Pakistan to a neighboring country. Number दो, हम wheat import कर रहे हैं, we are short of wheat, and हम अपना foreign exchange खर्च कर रहे हैं. वो हमारी, और उसको सब्सिडाइज पार्टली भी करना पड़ता है अगर लोकल से प्राइस से ज़्यादा करते हैं, वो भी हो रही है, स्मगल हो रही. तीसरी, फर्टिलाइजर भी हैवीली सब्सिडाइज. हमारी लोकल प्राइस यूरिया की 2300 है, हम इंपोर्ट करते हैं, वो लाखों टन मैट्रिक टन हमने किया है जब से ये हुकूमत आई है, और उसमें हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करते हैं. और वो 6 से 7 हज़ार पर मैट्रिक टन. यू कांट सेल के ये इम्पोर्टेड है, ये 7 हज़ार में बिकेगी, और ये लोकल है. लोकल भी इसलिए सस्ती है कि गवर्नमेंट अपनी गैस दे रही है एट ए वेरी चीप प्राइस, द वेल हेड गैस. अदरवाइज तो वो भी, उनकी भी कीमत ऊपर होगी. आज आप उनको RLNG दे दें, उनकी कीमत आसमान पे चली जाएगी. तो वो सारा कुछ कर रहे हैं. आप खुद आरिफ साहब, आपका अपना फर्टिलाइजर का एक्सपीरियंस है, तो वो फर्टिलाइजर भी पाकिस्तान से वो भी स्मगल हो रही है. तो मैंने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज को मैंने अपना ये एडवाइस किया हुआ है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट कि जी ये स्मगलिंग फ्रॉम पाकिस्तान ऑफ दीज 3 आइटम्स हैड्स टू बी you know minimized and rather stopped. They are doing their best. Allah kare. Now this has led the difference in the open and grey market. I will not call exchange companies. This is like in the border areas of Pakistan. वहाँ ये जो है वो हर कीमत पे उन डॉलर लेके जा रहे हैं. ये हमें अपनी मुल्क को बचाना है, और हमें अपने मुल्क का ये दिफा करने वाली बात है. ये भी उतना ही दिफा है जैसे आप टेरिटोरियल खुदा ना खास्ता जो फिजिकल कॉम्बैट होता है, ये भी उसी किस्म का है. ये इकोनॉमिक कॉम्बैट है, और हमें इसके ऊपर ओवरकम करना है, और इंशाल्लाह हम इसको करेंगे. अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज दे आर डूइंग देयर जॉब वंडरफुली. लेकिन मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये इंटरेस्ट रेट जो है ये बिल्कुल हाई हैं, और जाहिर है कि हमारा स्टेट बैंक यू नो ऑटोनोमस है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑटोनोमस है, उनका फैसला है. लेकिन आई कैन साइट विद यू टर्की, दे आर हैविंग रनिंग 60-70% इन्फ्लेशन. उनका तो पॉलिसी रेट 9% है. You see, it's a matter of taking, because most of the, you know, this inflation
is imported element, because we are net importer of oil, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके 25 से 28 बिलियन डॉलर पे सालाना चली गई हैं। ये सारी चीज़ें आपकी इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा अमल दखल है आपके इस, और दूसरा आपके रुपए का बेकदरी होने का बहुत बड़ा दखल है। इमेजिन इफ इट वाज 150 टुडे, you would have been 20% cheaper in every imported thing. If it was 120, you would have been almost 30% cheaper. तो बात ये है जी कि ये जो गेमें खेली गई हैं, जो तजर्बे किए गए हैं, उसका मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ, ना ये हुकूमत है, लेकिन वी हैव टू करेक्ट दीज थिंग्स, और इंशाल्लाह दीज थिंग्स विल बी करेक्टेड, दे आर करेक्टेबल, प्रोवाइडेड हम सारे रिजॉल्व कर लें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। हमने ये जो ड्रामे हुए हैं इसको हम एक तरफ रखेंगे, हमें कोई किसी की विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, हमने पाकिस्तान को ठीक करना है, और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह मिल के हम पाकिस्तान को ठीक करेंगे और ठीक कर सकते हैं। बाकी रहा कि आपको पता है कि फ्लड्स की भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि पिछली अनफॉर्चुनेटली जो कमिटमेंट्स हैं वो हमें पूरी कर नहीं पा रही। आपने कहा कि IMF का प्रोग्राम, मैंने तीसरी अनाउंसमेंट 72 घंटे में यही की थी कि हम IMF का प्रोग्राम पूरा करेंगे। वी आर दी ओनली वंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिसने एक दफ़ा प्रोग्राम पूरा किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और वो है PMLN 2013-16। नेवर बिफोर इवन डिक्टेटर्स प्रोग्राम नहीं पूरा कर सके पाकिस्तान में कभी IMF का, वो भी 8वें 9वीं ट्रेंच पे जाके चले जाते थे। शमशाद अख्तर साहब बैठी हैं, ये आपको हिस्ट्री अभी बता देंगी, आप इनसे पूछें कि वो उस वक्त ये गवर्नर थी किस कौन सी यानी ट्रांच पे हम वॉकड अवे करके थे, इवन डिक्टेटोरियल पीरियड ऑफ मुशर्रफ साहब। तो बात ये है कि मेरी ये एंडेवर है, मेरी कोशिश है, रिगार्डलेस के कितनी मुश्किल कंडीशंस माजी की हुकूमत ने एग्री की हैं, देयर सॉवरन कमिटमेंट वी शुड कंप्लीट एंड वी शुड डिलीवर। हम डिलीवर कर रहे हैं, और डिलीवर करके मेरी कोशिश होगी इकोनॉमिक टीम की कि हम इस दफ़ा सेकंड टाइम पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम पूरा करें, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की कौम को, अवाम को होस्टेज मत बनाया जाए। अगर हम पॉलिटिकल थोड़ी मैनेजमेंट करते हैं कि अवाम पे बोझ ना पड़े, माई एंडेवर हैज़ बीन सिंस आई टुक ओवर 28 सितंबर कि अगर हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम उन पर मजीद बोझ ना डालें। हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद हम पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स, ये डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ की कीमत बढ़ाते थे। तो क्या ये बुरी बात है? हमने, और वी हैव कंप्लीटेड कमिटमेंट एज वेल कि हमने जितनी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की कमिटमेंट माजी की हुकूमत ने की थी, वी हैव डिलीवर्ड इट। उसके बावजूद हमने 3 दफ़ा प्राइसेस में रिडक्शन किया है। बाकी जितनी अनाउंसमेंट्स हुई हैं अब तक 3 महीने में, उसमें हमने नो चेंज। तो आई थिंक कि अगर ये एक मैनेजमेंट हो सकती है, हमने ज़रूर अवाम को हर दफ़ा जो उठे तो उनको एक बुरी खबर सुनानी है। तो मेरा ख्याल है कि ये हम सब का फ़र्ज़ है। वो बहुत हमारी एक बहुत बड़ी तादाद 70-80% लोग बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें उनका भी ख्याल करना है। तो उसके यदि हुकूमत जो ये चीज़ें कर रही थी और IMF को वापस लाने के लिए उसने जो कुछ सब कुछ किया पहले 6 महीने में, उसके साथ ही हमें उसके दरमियान हमें फ्लड्स की कैटास्ट्रोफी आ गई। वो आपके सामने है कि करीबन $30 बिलियन से ज़्यादा हमारे लॉसेस हो चुके हैं, और इसको रीबिल्ड करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए $16 बिलियन यानी रफली अबाउट 3500 अरब रुपए की पाकिस्तान को ज़रूरत होगी अगले 6-7 सालों में। तो उसके लिए भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि एज ए डिग्निफाइड नेशन, एज ए सेल्फ रिस्पेक्ट के तौर पे हमें पूरी कोशिश करनी कि हम इससे बाहर निकलें, और इंशाल्लाह हम निकल आएंगे। बाकी रहा कि हमने, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं ताकि हम इस सिचुएशन को मिनिमाइज़ करें, हम कोई इन्फ्लेशन को नीचे लेके आएँ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड डेफिसिट को नैरो किया है ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस के साथ। वो हमारे करंट अकाउंट अपना बैलेंस को भी उसने इम्प्रूव किया है पहले 5 महीने में। तो थिंग्स आर मूविंग। ऑब्वियसली कोई मैजिक वैंड नहीं है कि एकदम से आप कोई चीज़ करेंगे तो हो जाएगी, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि वो लोग जो डिफ़ॉल्ट का दिन रात रोना रो रहे हैं, वो किसके लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के पूरी जो है वो हमारी जो अपनी वर्किंग है वो इन प्लेस है। हमारे जो मल्टीलैटरल और दूसरी लायबिलिटीज़ कमर्शियल ड्यू हैं इस फिस्कल ईयर में, उसके ऑलमोस्ट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसके लिए भी हमारी जो अपना वर्किंग है उसको रिड्यूस करना, और जो रिवाइज बैलेंस उसको फाइनेंस करना, दे आर ऑल अंडर कंट्रोल। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा फिर मैं रीट के हवाले से मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इसमें काफ़ी स्कोप है
इसको आप स्टॉक चेंज जैसे आरिफ हबीब साहब ने कहा कि इसको सीरियसली कंसिडर करें, और इन्होंने आपको वैल्यूज़ यानी दिखा दी। अब आप देखें कि ये हमारा हाल है कि हम रीट में इंडिया से पहले हम आए हैं और हमारी फर्स्ट रीट 2015 में हुई है। आज हम 134 मिलियन डॉलर पे खड़े हैं और वो 8 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुके। नो दिस इज वेयर आई थिंक योर एफर्ट, योर energies and your serious engagement is required with the business community. हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाअल्लाह हम बड़ी जल्दी मैं समझता हूँ कि ये गोल अचीव कर सकते हैं। SECP अपने चेयरमैन उनके जो साथी हैं इंशाअल्लाह दे विल प्रोवाइड यू फुल सपोर्ट इंशाअल्लाह, और दे विल एंगेज विद यू इंशाअल्लाह एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। जहाँ तक कैपिटल मार्केट्स का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप है और इंशाअल्लाह ये वापस उसी तरफ ग्रेजुअली जाएगी। टाइम ऑब्वियसली लगता है कि जब आप इतने क्वागमायर में फंस जाएं तो एकदम से तो आप फ्लोट नहीं होते। तो इंशाअल्लाह टुगेदर वी विल टेक पाकिस्तान आउट ऑफ थिंग। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी ये जो फ्रैंक डिस्कशन है उसमें अगर आपको कोई और आइडियाज़ हों, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर भिजवाएँ। फ़रक खान साहब ने भी जो सजेशन दिए हैं मैंने वो भी नोट किए हैं। वो कह रहे हैं कि जी अपना हमने स्कूक जो इशू किया था, होल्डिंग्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो किया था 200 बिलियन का, तो मेरी तो देखिए अगर हम 2017 में राइट डायरेक्शन पे रहते, जिस वक्त आपको 18th इकॉनमी, आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आपने मल्टीलैटरल के पास नहीं जाना। आई डोंट नो हाउ शमशाद विल रिएक्ट टू दिस थिंग। आपने दिस शुड बी अल्टीमेट गोल। अमेरिका मल्टीलैटरल से जाता है कि वो बारो नहीं करता, क्या उसका एक्सटर्नल स्टॉक जो है वो रिड्यूस होता है? नो। इंग्लैंड का कम होता है? नो। जापान का कम होता है? नो। तो हम कोई सुपर चीज़ नहीं है कि हमारे पास तो वो रिसोर्सेज भी नहीं है, हमारी तो करेंसी भी इज नॉट अच्छा। वो तो प्रिंट अपना कर लेंगे, इंग्लैंड पाउंड कर लेगा, वो ग्लोबल करेंसी है, US डॉलर कर लेगा, इसलिए उनको वरी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए फॉर अवर डोमेस्टिक डेट रिक्वायरमेंट वी यूज एंड वी गो टू द स्टॉक मार्केट, एंड हमारा जो ग्लोबल है वी शुड अगेन एक्सेस द बॉन्ड मार्केट, द स्कूक मार्केट्स इन द वर्ल्ड। दैट शुड बी गोल एंड वी शुड नॉट बी मोहताज ऑफ द मनी एट द एंड। हमें जो ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए हमें अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सीधे करने होंगे, हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी होगी, हमें अपने दुनिया को दिखाना होगा वी मीन बिजनेस, और दुनिया को दिखाना होगा हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है। इंशाअल्लाह आपके सामने है कि वही पाकिस्तान जिसको कह रहे थे कि जी 2013 में ये डिफॉल्ट करेगा, वही पाकिस्तान था जिसने बॉन्ड 2014 में इशू किया तो 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। आज हम आरिफ हबीब साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं। यही पाकिस्तान था जिसके मेरा ख्याल है उस मेरी विजिट में अप्रैल 2014 में शायद शमशाद भी उधर थी अपना वाशिंगटन मीटिंग में ऑफ द फंड एट द बैंक, लेकिन हर जो मिलता था वो मुबारकबाद देता था। पाकिस्तान पेपर वाज 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। हमने 500 मिलियन का दिया था, उसको किया था 7 बिलियन डॉलर वर ऑफर्ड अगेंस्ट 500 मिलियन ऑफर। तो ये बात है कि पाकिस्तान को अल्टीमेटली उधर जाना है और इंशाअल्लाह टुगेदर आपकी स्टॉक मार्केट पहले इंप्रूव करेगी, इट विल मेक न्यू मार्क, इट विल गो बैक टू वेयर इट वाज, और इंशाअल्लाह उसके साथ आई थिंक वी शुड एक्सेस द इंटरनेशनल मार्केट। अभी ऑब्वियसली जब तक हमारे ये बुनियादी मसाइल जो हैं ये नहीं होते उस वक्त तक शायद ये थोड़ी सी मुश्किल होगी। हम यानी CPEC के रूट पे भी कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। आपने देखा कि हमने एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया ऑलमोस्ट 600 बिलियन का, जिसमें एग्रीकल्चर क्रेडिट का बहुत बड़ा एम्बिशियस टारगेट है फ्रॉम 1400 बिलियन टू 1819 बिलियन। तो ये सारी चीज़ें वो हम करंट अकाउंट डेफिसिट को हम जो कि लो सिंगल डिजिट पे था वो वापस हमें फिर 8% पे मिल गया वापस, उसको नीचे लाना है, हमने प्राइमरी सरप्लस करना है। दीज थिंग्स आर डूएबल। मैं समझता हूँ कि वी हैव टू रिजॉल्व कि हमने इकट्ठे काम करना है, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमने स्टॉक मार्केट की बेहतरी और इसको इंशाल्लाह नई हिस्ट्री इन्होंने बनाना है अपनी क्लाइमेक्स और अपनी अचीवमेंट्स का। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मेरी चूँकि काबीना की मीटिंग है, बड़ी खुशी हो रही है आपसे मिलके, फ्रैंक दिल की बातें कर रहा हूँ मैं, और मैं आप सबका मशकूर हूँ जो डाइस पे हैं, जो
लीडर्स, बिजनेस लीडर्स, बैंकर्स, स्टॉक एक्सचेंज के अपना मेंबर्स और साथी बैठे हैं, और उधर मेरे साथी अपना सीप के SECP के वो अपना ऑफिस में वो भी ज्वाइन किया हुआ है, आकिब साहब, उनके दोनों साथी कमिश्नर साहबान। मैं आप सबका दिल के गहरे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यू हैव लिसन्ड मी वेरी पेशेंटली एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आने वाला साल आप सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला करे, हम सब दुआ करें कि पाकिस्तान इस भंवर से निकल के दोबारा तरक्की की मंजिलों पे अपना सफ़र जारी और सारी करे, और हम सब उसको देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।